परेशान है ये बहुत। तो अर्शद साहब हम तसल्ली करा के आए इसको थोड़ी सी। ये तो बाप की वो है ना फिर, कि आप कैसे पहुंचते हैं इस तक। राना शकील बड़े खतरनाक आदमी होंगे, सीधा सीधा इसको जो है ना वो बारबेक्यू पे डाल दी। गुड। अच्छा जी, ओके जी। अब मेरी आवाज आ रही है जी मुनव्वर आपको? जी सर, आ रही है। आ रही है। अच्छा जी, ओके। सो आपने लेक्चर पूरा सुना है, समझ आ रही है, बातें क्लियर है, कोई जी जी, मैं डाउट, सर। कोई नहीं सर, क्वेश्चन? मैं पूरा सुन लिया सर। सर। नहीं सर। थैंक यू सर। अच्छा चलें, गुड। तो ओके जी। सो मैं चीटिंग स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा था, तो हमने कहा जी कि 18% जो है मास्टर्स प्रोग्राम में जनरल ट्रेंड है, और इस तरह से 60-15, और 18% अगेन मास्टर्स प्रोग्राम के परस्पेक्टिव से है। सो जो मोस्ट कॉमन चीट है वो हमें उसका हम नाम देते हैं प्लेजरिज्म का। इट्स द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ चीटिंग इनकाउंटर्ड। और अगली जो कुछ चीज़ें मैंने एक ख़ास जगह से कलेक्ट की हैं, तो उसका रेफरेंस यहाँ पे मैंने दिया है, बिकॉज प्लेजरिज्म का ताल्लुक है रेफरेंस को देने से। मेन फोकस प्रॉपर रेफरेंसेस देना। इसलिए मैंने भी इसको स्टार्ट ऐसे ही किया कि पहले मैंने रेफरेंस दिया, फिर अपनी बात करूंगा। तो प्लेजरिज्म की डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ अनएक्सेप्टेबल पैराफ्रेजिंग even with the correct citation. It is paraphrasing but unacceptable with correct citation, but still it is called plagiarism. And it is a serious offense. It could lead to paper and your work rejection, charges, termination, etc. etc. और इस पे बहुत सारे इवेंट्स हो भी चुके हैं। ओके, अब मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लाइक एक पैराग्राफ है विच जो आपने कहीं बैठ पढ़ा कहीं से, और उसको आपने कहा जी कि इसको मैंने अपनी डॉक्यूमेंट में लेकर आना है। ठीक है, पढ़े जी इसको, राना साहब क्या लिखा हुआ है? It has become common practice amongst university lecturers to arrive late for lecture on the grounds that students normally arrive late, and thus to start teaching on time would be pointless. ठीक है जी। अब से इसको मैंने इस डॉक्यूमेंट यानी इसको मैंने पढ़ा, और मैंने इसको कहा यार कि मैं इसको अपने काम में लेकर आता हूँ। ओके, अब से सीमा ने किया जी के ओके, चेंज कर दिया कुछ। क्या चेंज किया? Lectures will arrive late for lecture on the grounds their students normally arrive late, and thus to start teaching on time would be pointless. ठीक है। It has been paraphrased, but it is unacceptable paraphrasing. This is called plagiarized content. It would be checked. अच्छा से आपका नाम क्या है? जुनेद ने कहा जी ओके, मैं थोड़ी मेहनत करता हूँ इसको यार, ये तो सीमन ने तो कुछ भी नहीं किया हुआ। I feel it has become the norm among university lecturers to arrive late for lectures on the ground that students usually arrive late and thus to start teaching on time would be pointless. थोड़ी मेहनत और की हुई है, बट अगेन दिस इज अनएक्सेप्टेबल पैराफ्रेजिंग, इट इज स्टिल प्लेजराइज्ड कंटेंट। ओके जी, राणा साहब ने कहा क्या, मैं थोड़ी और इसमें जान लगाता हूँ, कुछ और जुमले चेंज कर दिए, स्टिल इट इज अनएक्सेप्टेबल, अभी भी ये विद एन एक्सेप्टेबल रेंज नहीं है। ओके, नाउ इट इज समथिंग के क्या किया, यहाँ पे दो चीजें हैं नजर आ रही होंगी आपको। एक तो इसमें जो कलर चेंज किया हुआ ना, ये सारे वर्ड्स वो नहीं है जो एक्चुअल सेंटेंसेस में थे, यानी सेंस कन्वे करने की कोशिश की गई है, एक्सेप्टेबल पैराफ्रेजिंग की गई है, एंड देन अगेन इट हैज बीन रेफर्ड एज वेल कि ये मेरा नहीं है। फिर भी ऑल्दो मैंने इसको अपने अल्फाज में लिख दिया है, बट ये मेरा नहीं है, ये 12 पे जो ऑथर्स है उनका काम है। नाउ दिस इज कॉल्ड द राइट वे ऑफ डूइंग, दिस इज नाउ एक्सेप्टेबल। से अगर मैं यहाँ पे ये करता ना, इस जगह के ऊपर, इस जगह पे मैं ये एज इट इज उठाता, नीचे 12 लिख देता, तो क्या मतलब है कि मैंने कहीं से लिया है, लेकिन स्टिल मैंने पैराफ्रेज नहीं किया उसको। तो क्या हुआ, रेफरेंस दिया हुआ है, अभी इधर तो नहीं दिया हुआ ना। से अगर इधर रेफरेंस दिया होता तब भी एक्सेप्टेबल नहीं था। तो दोनों चीजें होनी चाहिए। टू अवॉइड प्लेजरिज्म टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। नंबर वन इज एक्सेप्टेबल पैराफ्रेजिंग, विच इज अ रूल ऑफ थंब, जनरली 70% चेंज कर दें आप मोटे तौर पर।
एंड देन अगेन गिव द रेफरेंस एज वेल कि ये कहाँ से कॉपी किया गया। अब अगर ये चीज कर दी आपने तो इट मींस यू हैव अवॉइडेड द प्लेजरिज्म। टू थिंग्स आर देयर। ठीक है अर्शद साहब, समझ आई बात? इट मींस आप ये झूठ बोल रहे हैं कि मेरा कंटेंट है। अगर रेफरेंस नहीं थे तो फिर तो आपका तो है ही नहीं, आपने तो कहीं से पढ़ के आइडिया लिया ना, आइडिया किसी और का था। आपने अपने अल्फाज में तो बयान कर दिया लेकिन आपका नहीं है। तो जिसका है उसको बताना जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके सवाल से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये मैं पैराफ्रेज करके 12 ना देता ना तब भी ये प्लेजराइज्ड कंटेंट, तब ये ज्यादा सीरियस प्लेजराइज्ड कंटेंट था कि मैंने किसी और की बात को घुमा फिरा के बता दिया लेकिन बात तो उसी की थी, मेरी तो थी नहीं। तो ये प्लेजराइज्ड कंटेंट है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैंने 2024 में रिसर्च प्लान की और 2021 के जो इंट्रोडक्शन था उस पेपर का, उससे मैंने कुछ रेफरेंस उठाए से साइटेशन उठाई, लेकिन उस बंदे ने अपने इंट्रोडक्शन में रेफरेंस कॉपी किया हुआ, उस पे रेफरेंस नंबर 90s का या 95 का है या 2001 2 का है। हाँ, तो इस सिचुएशन में मेरे पेपर में साइटेशन किसकी होगी? जिस पेपर से मैं ले रहा हूँ उसका रेफरेंस यूज होगा या वो? आपको असूलन जाना चाहिए सबसे पहले रेफरेंस पे जिसको, जो कि जहां से काम शुरू हुआ है। बट इट्स ओके अगर आप इंटरमीडिएट किसी बंदे को भी आप रेफर कर देते हैं कि एक शख्स था उसने 2022 में काम किया, उसने 2016 वाले को रेफर किया, 2016 वाले ने 2002 वाले को रेफर किया, 2002 वाले ने 1970 वाले को रेफर किया। ठीक है, असूलन जो अच्छा रिसर्चर होता है वो तो चाहे 2024 में काम करे, चाहे 22 में करे, चाहे 16 में करे, वो मेन रेफरेंस को ही रेफर करना चाहिए उसको। लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा ये समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता। तो कोई बात नहीं, अगर आपने 2024 में रहते हुए 70 वाले को नहीं किया, आपने 2023 वाले को कर दिया, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। ठीक है, इट इज ओके। तो चीज ठीक है। ठीक है जी। तो अगेन अब कुछ होता है कि आपने एज इट इज वर्ड्स उठाए कहीं से, तो उसको फिर अगेन आपने रेफरेंस देना है और इन्वर्टेड कॉमास में एज अ कोटेशन क्लोज करना है कि मैंने ये सारा का सारा स्टेटमेंट कहीं से लिया। तो सही, अब आप सही बात कर रहे हैं, ये भी अलाउड है, ये अलाउड है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ अलाउड कैसे है, वो भी आगे देखते हैं कि किस रेशो पे अलाउड है। लाइक ये भी एक तरीका है कि आपने कहा कि जी फलां बंदे ने इस साल में ये स्टेटमेंट दी थी, इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज कर दिया, इट्स अलाउड, ये प्लेजराइज नहीं है। ठीक है, ओके। अब इसमें कोई जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अब इस पे ये तो होगी एज फार एज द प्लेजरिज्म एंड इट्स डेफिनेशन आर कंसर्न। इसको हम दोबारा इस पे आते हैं, इससे पेशतर में एक और जो अनएथिकल इशू है उस पर बात कर लेते हैं, वो है डाटा फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन का। ये क्या है जी? क्या समझ आ रही है इससे? ये है मुनाफिकत, एम्बिग्विटी। थोड़ा इधर से नहीं, डाटे को चेंज मारा। ठीक है, आपने कहा यार मेरा आना था जवाब x = 10, आ रहा है x = -10। माइनस ही तो है, निकाल दो बस, 10 कर दो। दिस इज कॉल्ड डाटा फैब्रिकेशन या फॉल्सिफिकेशन। ठीक है, सो इट इज मेकिंग अप योर रिजल्ट्स टू रीच टू दी somebody's रिजल्ट यू ट्राई टू मैनिपुलेट। क्योंकि है तो आपने हाथ में ना, सॉफ्टवेयर तो आपके हाथ में, टूल्स तो आपके हाथ में, आप उसको कर सकते हैं ना, मैनिपुलेट तो कर सकते हैं। बट मैनिपुलेशन ये कि ये है एक आदत। ये एक दफा में नुकसान नहीं देती या फौरन नहीं देती, ये आहिस्ता 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 जाके ऐसी जगह पे नुकसान देती है जहां पे आप किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहते। ठीक है, तो ये आपके ब्लड में आती है आहिस्ता आहिस्ता। तो दिस इज द मोस्ट डेंजरस फॉर्म विच यू आर ट्राइंग टू डू। इसको कहते हैं ना मुनाफिक, ऐसी होती है, मुनाफिक फौरन नहीं पकड़ा जाता कभी भी, वो अरसा लेता है पकड़ा जाता है उसके बाद, और जब पकड़ा जाता है तो फिर उसकी जो उस टाइम पे चित्रौल होती है वो फिर सारे चीजें जीरो हो जाती है। तो पॉइंट क्या है जी? डाटा फैब्रिकेशन फॉल्सिफिकेशन, अगेन इट इज इन योर हैंड्स। यू हैव टू बी honest with your outputs. If it is right, say it right. If it is wrong, say it wrong. Improve your work standards. Maybe there is something else which is wrong in your working, जिसको ठीक करने की जरूरत है। ना कि आप शॉर्टकट में उस मौके पे कोई चीज जो है ना वो टेम्पर कर दें। टेम्परिंग जिसे कहते हैं, टेम्परिंग इज नॉट
द राइट वे ऑफ डूइंग इट. सो अगेन दिस इज अनदर थिंग. फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है अनएथिकल रिसर्च. हम या कोई भी रिसर्चर जो है वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर सकता जिसमें जिंदगी मौत का इन्वॉल्वमेंट हो. चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कीड़े हों, चाहे वो परिंदे हों, चाहे वो दरख्त हों. इट इज नॉट अलाउड एज फार एज एक हेल्सिंकी डिक्लेरेशन है 75 की, जो कि कहती है कि जी यू कैन नॉट डू रिसर्च ऑन एनीथिंग विदाउट सम इंस्टीट्यूशनल रिव्यूअर बॉडी जो कि आपको अलाउ करे. जब भी आप लिविंग बॉडीज पे एक्सपेरिमेंट्स करें, देन देयर शुड बी अ एथिकल स्टैंडर्ड कमेटी इन योर यूनिवर्सिटी जो कि आपको अप्रूवल दे कि हाँ जी ये आपको हम अलाउ कर रहे हैं. ठीक है. लाइक डॉक्टर्स बहुत सारे काम करते हैं ना, उनको उसके लिए ब्लड सैंपल्स लेने होते हैं, यूरिन सैंपल्स लेने होते हैं, तो वो लेने के लिए भी उनको उस बॉडी के पास पहले जाना चाहिए, वो स्टैंडर्ड अप्रूवल लेना चाहिए, और फिर आपको वो एक्सपेरिमेंट करने के परमिशन. अदरवाइज विदाउट दैट, क्योंकि वो कुछ सीनियर लोग होंगे, समझदार होंगे, वो सोच समझ के आपको एक लिमिट के अंदर अलाउ करेंगे कि ये अलाउ इतना करो, ये इसके बाद अलाउ नहीं है. ठीक है. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग वी मस्ट नो. फिर एक और गलत चीज जो प्रिवेल करती है कि ऑथर कंट्रीब्यूशन इन योर रिसर्च वर्क, इन योर सुपरवाइजरी वर्क, इन योर रिसर्च पेपर्स, व्हाट पीपल डू, अपने दोस्तों के नाम डाल देते हैं, अपने कुलीग्स के नाम लिख लेते हैं. ठीक है. तो अगेन इट इज अनएथिकल, इट्स रॉन्ग, और हैड टू बी curtailed एंड अकॉर्डिंगली आप जिसका नाम अपने रिसर्च पेपर में लिखना चाह रहे हैं उससे कुछ ना कुछ जरूर करवाएं. ठीक है. देर आर मेनी थिंग जो कर्टिसी कर्टिसी में लोग करते हैं, बट अगेन कर्टिसियस में भी आपने एक एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करना है. और यू हैव टू बी, ठीक है, आपके सुपरवाइजर ने आपको असिस्ट किया आइडियाज में, गाइडेंस में, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं. बट टू ऐड एनीबडी एल्स, यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल गिव हिम और हर सम टास्क एंड देन इंक्लूड देम इन योर वर्क. अच्छा, अब आ जाते हैं दोबारा प्लेजरिज्म के ऊपर. मैंने कहा जी प्लेजरिज्म जो है वो अन क्या कहेंगे, पैराफ्रेजिंग है. लेकिन पैराफ्रेजिंग जो है वो एज पर हमने क्या लफ्ज यूज किया था, किस तरह की पैराफ्रेजिंग? Acceptable. हाँ, अनएक्सेप्टेबल पैराफ्रेजिंग है और रेफरेंस नहीं है. दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्टेबल पैराफ्रेजिंग होनी चाहिए एंड देन रेफरेंस भी होना चाहिए, तो वी कॉल इट दी कि ठीक है ये अलाउड है. अच्छा, अब मैं आपको अगर एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ जो हमने से एक मतलब फ्रंट फ्रंट एंड दिखा देते हैं आपको इसका, जिसमें हमने कोई एक जो सॉफ्टवेयर यूज होता है पाकिस्तान में वो टर्निट इन है. दुनिया भर में बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है. ठीक है. तो टर्निट इन को जरा हम खोल लेते हैं, देखते हैं कि इसका क्या किस तरह का हिसाब किताब है. पे ए या क्या वो भी plagiarism के अंदर मैं भी नहीं? बताता हूँ, अभी आपको बताता हूँ. टर्निट इन मैं आपको इसी तरह से मैं खोलना चाह रहा हूँ कि शुड बी क्लियर कि जी टर्निट इन जो है वो किस तरह से काम कर रहा है. चलिए, आपको ये विजिबल है जी? ओके जी, मैं इसमें ज़रा सबके साथ शेयर कर लेता हूँ एंड देन वी ट्राई टू मेक इट अवेलेबल टू एवरीबडी. टिकेट कर लेते हैं इसको. अच्छा जी, आपको विजिबल है जी अभी सबको? एक पेज, वेब जी पेज सर विजिबल विजिबल। है? जी यस सर। सर। जी सर विजिबल है। अच्छा जी, ये फ्रंट एंड है आपका टर्निट इन का. आप लॉग इन करते हैं तो आपके पास आप उसमें फिर कुछ चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं. एंड इफ आई जस्ट ओपन से इसको हम खोल लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास इसकी आप इसमें डिफरेंट फोल्डर्स बना सकते हैं. से अब मैं इसमें से किसी एक फोल्डर को खोल लेता हूँ एंड आई हैव से फॉर एग्जांपल दिस डॉक्यूमेंट विच हैज़ बीन सबमिटेड, और इसका एक सिमिलैरिटी इंडेक्स शो हो रहा है 10% का जो मैंने ऐड किया हुआ है. और नाउ आई कैन ऐड एनीथिंग से मैं इफ वुड लाइक टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट तो मैं अपलोड करता हूँ. फॉर एग्जांपल फ्रेश अपलोड करते हैं कोई डॉक्यूमेंट और इसको नाम देते हैं जी प्रोजेक्ट 1 फॉर एग्जांपल, और फाइल को चूज करते हैं. से हम चले जाते हैं किसी एक रिसर्च पेपर के ऊपर.
या कोई डॉक्यूमेंट पे चले जाते हैं हम से। ये लैब एक्सरसाइज 1। ठीक है। अब असूलन ये लैब एक्सरसाइज जो है ये it's been taken from some source, so it should show some plagiarism, इसलिए मैंने इसको कॉपी किया। मैं इसको अपलोड करूंगा। अच्छा, जो ये ऑफिशियल वर्जन्स हैं इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपकी डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अवेलेबल नहीं करते, रेपोजिटरी में सेव नहीं करते। अगर आप किसी फ्री वर्जन को इस्तेमाल करेंगे जो कि अवेलेबल है नेट के ऊपर, तो वो आपकी डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर देगा। नेवर यूज फ्री वर्जन्स, अवॉइड फ्री वर्जन्स। आई हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग, पीएचडी थीसिस फ्री वर्जन पे अपलोड कर दिया और उसके बाद वो 100% प्लेजरिज्म शो करना शुरू हो गया। रेस्ट ऑल फ्यूचरिस्टिक जो उन्होंने चेक किए, तो इट ही हैज टू राइट एवरीथिंग अगेन। 400 पेज का पूरा थीसिस दोबारा लिखा फिर अगेन। उसने कुछ ना कुछ में एफर्ट 2-4 दिन महीने की तो लगी ना उसकी। तो पॉइंट ये है कि डू नॉट यूज फ्री वर्जन, कॉशन फॉर एवरीबॉडी। ओके, नाउ देयर इज अ सबमिट, आई विल सबमिट इट। सबमिशन इज कंप्लीट। ओके, अब ये यहाँ पे इसको शो कर रहा है और अभी तो 0% शो कर रहा है। लेट मी ओपन इट। इसको हम खोल लेते हैं क्योंकि छोटी डॉक्यूमेंट थी तो वो फौरन ही शो हो गया। ये इसका फ्रंट एंड अब नजर आ रहा है, वो डॉक्यूमेंट खुल गई है। और ये इनफैक्ट इसमें आपको एआई वाला जो इस वक्त इसका डिटेक्शन टूल है वो अवेलेबल नहीं है, बट ओके। पॉइंट ये है कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट की, इट विल शो योर डॉक्यूमेंट। यहाँ पे इसके ये टोटल प्लेजर कंटेंट दिखा रहा है कि इस वक्त की कोई मैचिंग मैचिंग रिपोर्ट नहीं है। लेट मी ओपन अ डॉक्यूमेंट जहाँ पे एआई कंटेंट भी है और ये भी है, तो उसको हम एक दफा एवेलुएट कर लेते हैं। पर ये कि रेगुलर प्लेजरिज्म भी आपको ये दिखा देगा और एआई कंटेंट आजकल आया हुआ है वो भी दिखा देगा आपको, तो हम उसकी भी बात करें। लेट मी ओपन अ डॉक्यूमेंट।
अच्छा, जब मैं आपको रिपोर्ट सिर्फ दिखाता हूँ यहाँ पे, let me share it. अच्छा जी, ओके। सो रेगुलर प्लेजरिज्म एंड द एआई प्लेजरिज्म दोनों जो है वो यहाँ पे दिखाते हैं आपको। दिस इज द रिपोर्ट जो कि रेगुलर प्लेजरिज्म की रिपोर्ट है, और से दिस इज द अ पेपर बाय अ स्टूडेंट एंड से, अगर इसमें आपको विजिबिलिटी हो, लेट मी रिमूव दिस थिंग। तो अब इसमें कुछ कलर कोड्स नजर आ रहे होंगे आपको, ठीक है। तो मैं इसको आस्ते आस्ते नीचे लेके चलता हूँ, कलर कोड विद नंबर आ रहा है नजर, एंड आई कीप मूविंग। दिस इज क्लीन अगेन, कुछ नंबर्स आ रहे हैं, कलर आ रहा है, ठीक है। आई मूव अ लिटिल फास्टर नाउ, ठीक है। ये आस्ते आस्ते आपको यहाँ पे कलर्स और नंबर्स नजर आ रहे हैं। और अगेन इफ आई जस्ट नाउ, ये देखें अब यहाँ पे बढ़ गए हैं कुछ, ठीक है। लाइक ये नंबर 2 से ये पूरा यहाँ से ये जो पैराग्राफ है ये पिक हुआ हुआ है, ठीक है। सो मच सो टेबल्स के अंदर भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और अगेन दिस इज शोइंग के लिए आपने, और नीचे आ जाते हैं। अल्टीमेटली ये इवन आपके रेफरेंसेस में भी कलर नज़र आ रहे हैं कि ये रेफरेंस 54 से कॉपी हुआ हुआ है, ये 21 से कॉपी हुआ हुआ है, ये 13 से कॉपी हुआ हुआ है, ये 16 से कॉपी हुआ हुआ है, ठीक है। जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इसने रेफरेंस खुद नहीं बनाए, इसने सिर्फ वहां से कट पेस्ट किया है। और पूरे पूरे भी हैं। और दिस इंटायर सेट ऑफ ब्लू, जो ब्लू का सेट है पूरा का पूरा, ये 4 नंबर से कॉपी हुआ हुआ है, 15 से लेके 23 तक जो है ये एक रेफरेंस से आया हुआ है। फिर ये 2 के रेफरेंस, चार तीनों रेफरेंस 2 के हैं। वहां पे इनका नंबर ये नहीं होगा, 24 25 26 नहीं होगा, इसलिए वो शो नहीं हो रहा, बाकी सारे के सारे एज इट इज वहीं से उठाया हुआ है। फिर 7 8 ये खैर नीचे आ जाते हैं। फिर ये पूरे पूरे रेफरेंस, ये 1 से उठाया हुआ है, ये ऊपर वाला जो है ये अगेन 2 से उठाया हुआ है, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं, और ये अब ये पूरे रेफरेंस नंबर 1 से पिक हुए हुए हैं, ठीक है। अल्टीमेटली इसकी रिपोर्ट आखिर में नजर आएगी हमें, मैं भी साथ बनेगी 40% ये प्लेजरिज्म शो कर रहा है ये डॉक्यूमेंट, जिसमें 37% इंटरनेट सोर्सेज से चीजें कॉपी हुई हुई हैं। 35% यानी उस 40% के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, 37% इंटरनेट सोर्सेज, 35% पब्लिकेशंस हैं, और 21% जो है उनमें से स्टूडेंट्स पेपर्स भी हैं, यानी लोगों के रिसर्च पेपर्स हैं। और फिर उसमें जो बाकी इंडिविजुअल सोर्सेज का प्लेजरिज्म है, 12% इस इंटरनेट सोर्स से कॉपी हुआ हुआ है, 8% इस एमडीपीआई की साइट से हुआ हुआ है, 5% ये कोई रिसर्च पेपर है, 3% है, और अल्टीमेटली ये सारी परसेंटेज वाइज किससे कितना कॉपी हो रहा है, एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो आपके पास यहाँ पे आखिर तक इसने कलर कोड के साथ, नंबर के साथ शो की हुई है, जो कि ऊपर लिंक कर सकते हैं आप। इसमें ऑप्शंस होती हैं, कोटेशंस आपने ऑफ की हुई हैं, बिब्लियोग्राफी को आप निकाल सकते हैं बट वो इस वक्त ऑफ है, अभी इंक्लूडेड है। और इस तरह से मैचेस को भी आपने ऑफ किया हुआ है, तो कुछ फिल्टर्स आप अपनी मर्जी से लगा भी सकते हैं, बट वो चूंकि सारे ऑफ हैं तो इस वक्त ये कंप्लीट प्लेजरिज्म शो कर रहा है। और इसके अंदर जो है वो इसको देखते हुए आप कुछ कुछ चीजें ली जा सकती हैं। अच्छा, अब जो अलाउड है, एक तो ये है ना जिसने अब ये आ गया अलाउड है जी, एचईसी अलाउ करती है 19% वैल्यू, मैक्स 19%। ये जो यहाँ पे आपके पास नंबर आ रहा है ना, ये टोटल सिमिलैरिटी इंडेक्स ऑफ 19% एंड बिलो इज अलाउड with not more than 3% from single source, ठीक है। तो 19% अलाउड है, 3% से ज्यादा सिंगल सोर्स नहीं होनी चाहिए, दिस इज व्हाट इज एचईसी। अच्छा, लेकिन साथ ही
पॉइंट ये है कि जो यूनिवर्सिटी है हमारे कैंपस का, इसमें जो है वो 19 को एक फर्दर फिल्टर लगाया हुआ है उसमें, और वो कहते हैं जी कि 15% आपका यहाँ पे मिनिमम इससे नीचे होना चाहिए, 19 नहीं 15% होना चाहिए। बहरहाल HEC की मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटीज में वो चेंज करती रहती हैं, तो वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो दिस इज एज फार एज दी रेगुलर प्लेजरिज्म कंसर्न। अब मैं आपको साथ ही दिखाता हूँ इसकी AI की रिपोर्ट। अब ये AI की रिपोर्ट सेपरेट जनरेट होती है। AI पेप के अंदर अगर आप गौर करो तो इसमें अब दो किस्म की रिपोर्ट्स आती हैं। अभी इस वक्त ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें AI डिटेक्शन जो है 0% है, यानी AI कंटेंट नहीं है। बट AI के अंदर भी दो चीजें हैं, एक है वो कंटेंट जो कि AI से जनरेट किया जाए, एक है नंबर 2 वाला। अगेन कलर कोड एक ब्लू है और एक सॉर्ट ऑफ पर्पल है। पर्पल वाला वो AI जनरेटेड टेक्स्ट है जिसको AI पैराफ्रेज कराया गया है, यानी स्मार्ट प्ले के जिसको कहते हैं हम कि स्पिनर टूल यूज किया आपने, कि आपने एक दफा किया आप उसी से कहा दोबारा रिवर्ट कर दो, फिर उसी से कहा रिवर्ट कर दो। तो दिस इज अगेन समथिंग जो कि AI में अलाउ क्या होता है जी, मैंने आपसे कहा था कि आपका कंटेंट है, आपने उसके नहीं 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 डॉक्टर साहब आप सो रहे हैं इस टाइम पे, कहीं और है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि AI के थ्रू अगर आपने काम करना है, यानी आपने से चैट GPT का इस्तेमाल करना है, या आपने को पायलट का यूज करना है, जेमिनाई का यूज करना है, तो उसमें जो चीज अलाउड है वो ये है कि अपना कंटेंट डालें और उससे कहें कि इसको मुझे अच्छे वर्ड्स में, बेटर सेंटेंसेस में आप रीवर्ड कर दें, इसकी इंग्लिश ठीक कर दें, वो अलाउड है, वो शो नहीं होगा यहाँ पे। बट अगर आप उससे ये कहेंगे कि जी राइट मी अ पैराग्राफ ऑन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो वो आपको एक पैराग्राफ दे देगा, वहां से कट पेस्ट करके आप इधर प्लेस कर देंगे तो वो इसमें आ जाएगा, उसके थ्रू जनरेट किया है। आप कहें जी ओके जी, पहले आप जेमिनी से कहें जी के राइट मी अ पैराग्राफ ऑन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कट पेस्ट करें, ले जाएं चैट GPT में, उसे कहें रीवर्ड कर दो, रीवर्ड करके एक नया पैराग्राफ आ गया, वो आपने प्लेस कर दिया, वो भी इधर शो हो जाएगा कि इट हैज बीन पैराफ्रेज्ड यूजिंग AI कंटेंट। राइट, तो ये AI रिपोर्ट जो है इसमें भी कुछ रूल्स हैं। जो रेगुलर प्लेजरिज्म है 19% विद 3% सिंगल सोर्स। जो जनरेटिव AI की, इसको हम जनरेटिव AI यूज कहते हैं, उसका भी ये एक पॉलिसी है पूरी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे, मैं इसको भी आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि इसमें क्या अलाउड है, इसको सिर्फ एक नजर डाल लीजिए। ये जो नंबर 4 है, इसको जरा पढ़ें। Reliable plagiarism tools for AI generative text, if available, shall be used, allowing less than 5% of generated text along with the prevalent standing HEC criteria, where you have, जैसे मैंने अपन 19% से कम similarity index होना चाहिए along with that, and less than 5% of single source similarity index is acceptable। 5% है, हम यूनिवर्सिटी में 3% करते हैं, सॉरी टू करेक्ट दैट, 19 and 5% फ्रॉम सिंगल सोर्स है HEC, बट यूनिवर्सिटी 15 और 3% पे है। ठीक है, तो और उसके अलावा AI कंटेंट भी अगर देखा जाए तो लेस देन 5% अगर आपने यूज किया हुआ तो अलाउड है। ठीक है, सो दिस इज एज फार एज द इंटायर पॉलिसी ऑन द प्लेजरिज्म इज कंसर्न्ड, जो हमने आज आपसे डिटेल में डिस्कस कर ली। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द सब्जेक्ट। और अगर अभी भी आप चीज़ें दोबारा गो थ्रू करें, कहीं कोई सवाल जवाब है नोट डाउन करें, कोई इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम अपने अगली क्लासों में केस टू केस बेसिस पे डिस्कस कर सकते हैं, किसी का कोई स्पेशल इशू हो तो। बट विद दिस वी क्लोज द कोर्स एंड नाउ इट्स नाउ योर टर्न, यू हैव दिस टाइम अवेलेबल विद यू। अगला वीक और उसका अगला वीक, दोनों वीक्स में अपनी प्रेजेंटेशंस दें, डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करें, अपीयर इन योर एग्जाम, एंड दैट्स ऑल। ठीक है जी, कोई सवाल कोई है तो पूछें आप। प्लेजरिज्म से क्वेश्चन है सर, अगर मैंने अपना प्रपोजल एक बार प्लेजरिज्म से चेक किया, फॉर एग्जांपल उस सॉफ्टवेयर को मैंने देखा, उससे मुझे एक रिपोर्ट दे दी, बाद में मुझे फिर उसका रेफरेंस देना होता है कि मतलब मैं ऑलरेडी मैं इसको चेक कर चुका हूँ या मैंने किस दोबारा। किसको देना होता है? सर फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने टर्न यूज किया था खुद, हाँ, अब जब मैं प्रपोजल जमा कराऊंगा तो मुझे उसके साथ वो रिपोर्ट या उसका जो आईडी जनरेट होता है वो जमा करना होगा, या उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर? देखो प्रिंट लगता है, इसका जो रिपोर्ट का प्रिंट है ना वो साथ लगता है, ये आपका काम नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का काम होता है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी। आप अपनी डॉक्यूमेंट देंगे सिर्फ, वो खुद ही चेक करके खुद ही प्रिंट लगाएंगे।
वो सर आपके पास सीधे लेके मैंने खुद किया था, बताओ मैं मेरे पास ऑप्शन है, मैंने बनता कि मैं कर लिया आपने, लेकिन आपको वो जमा कराने की जरूरत नहीं है। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर रिपोर्ट। बिल्कुल सर, अब ऑलरेडी जब मैं कर चुका हूँ तो वो उनके डेटा करंट नहीं उनके आएगा, पास। अगर अगर आपने ऑफिशियल तरीके से किया है तो नहीं आएगा रिपोजिटरी में भी। हमने ये बात शुरू में किया, आप थोड़ा लेट आए हैं। बट ये कि फ्री सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करना। अगर आपने फ्री सॉफ्टवेयर यूज किया तो वो डाल देगा रिपोजिटरी में। आप करें ही ना, इसलिए कहा जाता है कि आप करें ही ना। आपका काम ही नहीं है। अपना काम ठीक करें और आप यूनिवर्सिटी को दे, वो चेक करके आपको बताएगी। ठीक नहीं होगा तो आपको बता देगी, आप ठीक करें। खुद करेंगे, फ्री सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, वो गड़बड़ करेगा। तो नहीं करना, ठीक है। खुद नहीं करना। हाँ, अगर आप ऑफिशियल वर्जन है आपके पास, किसी का कोई एक्सेस है ऐसी, कोई आपका अच्छा कोलीग है बाहर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर है, वो ऑफिशियल वर्जन यूज करके आपको चेक करके दे देता है आपकी अपनी तसल्ली के लिए, तो ठीक है, फिर ठीक है। जी खुरम, आप कुछ पूछ रहे हैं, बताएं। सर इसमें जो प्रीमियम वर्जन है टर्निटिन का, जो HEC प्रोवाइड करती है, जैसा कि मैं एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में हूँ, तो उस एक्सेस में सर वो पूछता है कि जब आप सबमिट कर रहे होते हैं पेपर के, ये किसी रिपोजिटरी में आपने ऐड करना है, तो उसमें अगर आप डू नॉट ऐड टू एनी रिपोजिटरी कर दें तो वो कहीं भी ऐड नहीं करता। हाँ ठीक है खुरम, यही बात हो रही है। हम बात यही कर रहे हैं कि फ्री वर्जन में ऐसी ऑप्शन नहीं होती। जो ऑफिशियल वर्जन हैं उनमें आप ये काम। राइट सर। दूसरा सर, एंटी प्लेजरिज्म जो HEC की पॉलिसी है सर, वो क्या हर यूनिवर्सिटी को फॉलो करना मस्ट होता है, या यूनिवर्सिटी अपनी भी बना सकती हैं? खुरम, यूनिवर्सिटी बिल्कुल उनको एक गाइडेंस दी जाती है और आप उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो कर सकते हैं। हमेशा पॉलिसी में HEC ये लिखता है कि दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया, बट यूनिवर्सिटीज कैन गो फॉर मोर स्ट्रिक्टर क्राइटेरिया बेस्ड ऑन देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। राइट सर। और ये अभी जैसा मैंने आपको कहा भी, क्या बसीन के अंदर 15 और 3% का फिल्टर है। HEC का फिल्टर 19 और 5% का है। तो इन्होंने स्ट्रिक्टर रूल अप्लाई किया हुआ है। सर अभी 10%। वो सेफ मार्जिन की वजह से उसने आपको कह दिया होगा, वैसे 15% है। जी नुमान, आप कोई सवाल कर रहे हो? जी सर, वो आपने कहा था कि क्लास के बाद मुझे रिमाइंड करा देना है कि प्रेजेंटेशन में हाँ क्या क्या हाँ, चीज़ें। ठीक है ठीक है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए, प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो आपकी स्लाइड्स कैसी होनी चाहिए। नंबर 1 स्लाइड होनी चाहिए टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड होनी चाहिए जिसमें आपने ओके सर। सादे लफ्जों में टाइटल लिखा हो, सुपरवाइजर का नाम लिखा हो, अपना नाम लिखा हो। नंबर 2 स्लाइड इंट्रोडक्शन की स्लाइड होनी चाहिए। एक स्लाइड इज इनफ टू गिव द इंट्रोडक्शन। 1 स्लाइड introduction which should again introduce the problem, introduce the solution, and give the significance of your problem. ठीक है। नंबर 3 स्लाइड should be the लिटरेचर रिव्यू स्लाइड स्टार्ट हो जानी चाहिए। लिटरेचर रिव्यू पे आपके 5 एक रिसर्च पेपर्स आपने मेथडोलॉजी के साथ डिस्कस किए हो। पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, पांचवा पेपर। तो 5 पेपर्स with their pros and cons and their block diagram discussed. Now, literature review done, it means you should do the gap analysis. Next slide is gap analysis. एक स्लाइड पे गैप एनालिसिस आना चाहिए। आफ्टर द गैप एनालिसिस, नाउ यू शुड कम आउट विद योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, 1 स्लाइड। प्रॉब्लम स्टेटमेंट डन, you should write down your research questions and objectives on 1 slide. These are the research questions. These are the जो कि again problem statement से निकलेंगे, right? It is done. Now it should be your implementation methodology. Next slide. जिसमें आपकी ब्लॉक डायग्राम आ जाएगी कि मैं ये काम करूंगा। It should give the details about your population, sample size, सैम्पलिंग टेक्निक। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं, अगर आप CS के हैं, तो आपका जो कोडिंग का मैकेनिज्म है, आपने मैटलैब में काम करना है, आपने पाइथन में काम करना है, आपने डाटा कहाँ से लेना है, डाटा की सोर्स क्या होगी, ये सारी चीज़ें, उसका प्रोसेस, ये प्रपोज्ड मेथडोलॉजी की एक स्लाइड हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट, 1 या 2 स्लाइड्स पे प्रपोज मेथडोलॉजी, 1 या 2 पे आनी चाहिए, सदर स्लाइड्स नहीं होनी चाहिए। एंड देन यू गो फॉर योर रेफरेंसेस। दीज आर माई, सॉरी, टाइमलाइंस पे आ जाते हैं फिर कि मेरी टाइमलाइंस ये होंगी अब।
जो मैंने फॉलो करनी है टू कंप्लीट माई थीसिस, माई रिसर्च, फॉलोड बाय द रेफरेंसेस, एंड दैट इज ऑल। एंड दिस इज नथिंग, ये वही चीज़ है जो आपने अपने अपने जो प्रपोजल डॉक्यूमेंट है वो हमने एक दफ़ा डिटेल में डिस्कस भी किया उसको, उसके अंदर यही चीज़ें होती हैं, वही आपने यहाँ से यहाँ पे लेकर आनी है, और कंसाइज वर्ड्स के साथ टू द पॉइंट। स्टोरीज नहीं लिखनी है, ये नहीं कि पूरी पूरी स्लाइडें भरी हो जिनको पढ़ रहे हो आप, नहीं। देयर शुड बी अ पॉइंट एंड यू शुड एक्सप्लेन बाय सीइंग द क्लास। ठीक है, आई आई कांटेक्ट रखें, अपना बात बताएं, उधर देखें और अपना बात बताएं। तो पेपर रीडिंग नहीं करनी, स्लाइड रीडिंग नहीं करनी, और इस तरह से आपने आगे चलना। सर प्रोजेक्ट प्रपोजल की प्रेजेंटेशन के बावजूद भी अटैच करना है? प्रोजेक्ट प्रपोजल आप मैंने कहा ना पेपर के साथ अटैच कर दीजिएगा, और मुझे सॉफ्ट कॉपी भेज दीजिएगा। वो इसलिए है कि मैं उसका प्लेजरिज्म भी चेक करूंगा ना, तो आपसे शेयर करूंगा। और जो लोग सर थीसिस नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये तो सबके लिए है। थीसिस की रिक्वायरमेंट, ये कोर्स की रिक्वायरमेंट है। अब आप आगे मर्जी है आपकी, आप थीसिस करें ना करें वो आपकी चॉइस है। तो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि आपने अपना प्रपोजल डिफेंस करना है सब्जेक्ट। राइट। जैसे भी हमारे जिस दुकान का कल इसी भी है, उसमें जो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से सैंपल भेजा था सर ने, वो तो सब काफी डिफरेंट है इससे, जो भी आप मतलब इसलिए हम दोबारा से वो इस गाइडलाइंस के मुताबिक आप, वो एक सैंपल है अगेन, मैंने जो आपको बताया, मैंने आपको अपना सैंपल दिया है, वो किसी और ने बनाया होगा। अब आपकी अकल अपने मुताबिक इस्तेमाल करें कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। ना वो रिक्वायरमेंट है किसी थर्ड बंदे वैल्यूटर की, ना मेरी वाली रिक्वायरमेंट है। समझ रहे हैं बात? अब आप सोचें कि जी ये सब कुछ आ गया, अब मैं क्या बनाऊं कि जो मैं, मुझे भी दिखा, मैंने भी आपको आइडिया दिया ना, आप बेशक ना फॉलो करें, आप अपना कोई आइडिया फॉलो कर लें। मैंने तो आपको एक फ्लो में बताया कि ये सीक्वेंस होना चाहिए, फॉर देम द सीक्वेंस इज चेंज्ड, नाउ मेक योर इंटेलेक्ट एंड डिसाइड क्या करना है। किसने कहा दो बनाओ, एक ही बनाओ, एक ही बनाओ, दोनों जगह दिखाओ। समझ गए बात? ओके जी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एवरीबॉडी जी। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट क्लास में विद सम ऑफ द पीपल हु विल बी प्रेजेंटिंग देयर वर्क, एंड आई विल बी हैप्पी टू गेट द रिजल्ट लिस्ट फ्रॉम यू। तो अगेन आई रिपीट, 50% वेटेज है। और अगर कोई ऐसा शख्स अभी भी है जिसने अपनी टाइटल ही डिफेंड नहीं किया आज तक, तो वो काइंडली ना ही आए, अब घर बैठे आराम से। ठीक है, वो जो भी है, तो वो अब फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में रिपीट करें थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक तो उनको ही नहीं पता कि मैंने करना क्या है। तो फिर जारी बात है कि वो ऐसे बंदे का फायदा कोई नहीं है। आई शो योर मिड टर्म एग्जाम एज वेल। आप प्रेजेंट करेंगे, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा आपके मिड टर्म का भी उसी दिन के जी। ये आपकी परफॉर्मेंस है मिड टर्म में अब तक। सो थैंक यू वेरी मच जी, सर टेक केयर। मैंने डिफरेंट नहीं कर सकता, पर मैंने बनाया हुआ प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑलरेडी। मैंने आपसे लेक्चर डिस्कस भी किया था वहाँ पे।